न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का बयान। भारत इंग्लैंड तीसरा टेस्ट, जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स में डाली बैक टेस्ट की धारदार। आप देख रहे हैं तो खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने एक अहम प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला और जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में विकास की गति थमसी गई है और आम लोगों की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बेरोजगारी, किसानों के संकट और शिक्षा व्यवस्था में गिरावट जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है, जबकि जमीनी स्तर पर ना तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है और ना ही किसानों को उनका हक। चाहते कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है, भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है। आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गया है? भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं, बल्कि हम चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी आप आदेश निकालिए, सोशल मीडिया में डालने से और विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? हर घंटे नियम जो है, निर्देश बदले जा रहे हैं, एकदम मजाक बना लिया गया है। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना, क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? आयोग ने यदि वाकई मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लचीलापन लाया है तो इस पर विधिवत आदेश जारी करे। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को संवेदनशील और सत्तानुकूल हेरफेर का जरिया न बनने दे। छठा, आयोग की विश्वसनीयता पर जो है संकट है। ऐसा विरोधाभासी बयानों से आम जनमानस में अविश्वास पनप रहा है। चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर बता रहे हैं कि इतने प्रपत्र बांट दिए, इतने फॉर्म जो है कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। पटना निर्वाचन आयोग में मीटिंग में हमने कुछ सवाल जो है रखे थे। पहला सवाल हम लोगों ने रखा था, क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? दूसरा, सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? मतलब इन लोगों, इन कार्डों को, आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, एक्सक्लूड क्यों किया?
आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट सहित पहचान और आवास के कई दस्तावेज मांगती है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी लगता है, आपका पुतली का भी लगता है, आपका एड्रेस का भी प्रूफ लगता है, तब जाकर के जो है आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अब हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिए आधार कार्ड वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है, ये आज तक अभी तक का नोटिफिकेशन है। पढ़िए, आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप फॉर्म 6 गूगल करके इलेक्शन कमीशन का आप निकालेंगे तो अभी भी आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए हैं। ये तो बड़ा चुनाव आयोग कंफ्यूज है, क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग? आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, हमारा ये सवाल है। यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान है तो 11 दस्तावेजों की सूची किस प्रक्रिया से तय हुई है? क्या ये न्याय संगत है? ये सवाल जो है हम लोग पूछना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की साख पर सवाल उठ रहा है। लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। हम लोगों की मांगे हैं। पहली मांग, भारत निर्वाचन आयोग तत्काल इस संबंध में स्पष्ट लिखित और आधिकारिक आदेश जो है जारी करे। दूसरा, किसी भी विज्ञापन या फेसबुक पोस्ट की जगह राजपत्र अधिसूचना या सार्वजनिक प्रेस नोट के माध्यम से नीति बताई जाए। तीसरा, बिना दस्तावेज प्राप्त फॉर्म के दुरुपयोग की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाया जाए। चौथा, मतदाता नामांकन हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और राजनीतिक निरपेक्षता सुनिश्चित हो। पांचवा, आयोग विपक्ष एवं जनता द्वारा उठाए जा रहे सवालों, शंकाओं, शिकायतों और गंभीर आरोपों का बिंदुवार जवाब दे। आयोग इसकी निष्पक्ष जांच कराए और किसी प्रकार की राजनीतिक मिलीभगत को रोकने के लिए कठोर कदम जो है आयोग उठाए। पांचवा, बिहार में 4 करोड़ से अधिक निवासी अन्य राज्यों में स्थायी और अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। क्या 18 दिन बचे हैं? अब 18 दिनों में अपना सत्यापन जो है वो करा लेंगे? क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की कोई योजना की गई है, अथवा उनके वोट को काटने का उद्देश्य है केवल उनका, जो बाहर रह रहे? धान रोपने का समय है, बारिश और बाढ़ का समय है, कहाँ से हो पाएगा टाइमिंग पे? तो सब लोगों का सवाल है। नंबर 6, हम लोग चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग डैशबोर्ड ऑनलाइन जो है कौन से विधानसभा वाइज कितना
सत्यापन हुआ है, एवरी डे हर दिन जो है सार्वजनिक करे कि इतना दिन जो है लोग सत्यापन किए हैं। विधानसभा वाइज जो है ये करना चाहिए, लाइव रियल टाइम अपडेट देना चाहिए विधानसभा वाइज। 7वां, निर्वाचन आयोग ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ के साथ 4 उनके साथ जो है सपोर्ट में जो है सहयोगी जो है दिए गए हैं, स्वयंसेवक लगाए गए। हमने पूछा है कि वॉलंटियर्स कौन है और इनका चयन का मानदंड क्या है, क्या वो सरकारी कर्मचारी है अथवा अन्य लोग हैं, यानी स्वयंसेवकों की भी सूची प्रकाशित करे ताकि सभी लोग उनका सत्यापन कर सके। अब ये सवाल उठता है, पहले जब इलेक्शन कमीशन जब नोटिफिकेशन निकाला तो इसमें 1 लाख लोग जो है, पहला दूसरा ये दिनांक 28/6/25 का है नोटिफिकेशन, इसमें बोला गया कि 1 लाख लोग लगाए गए हैं। चलिए, ये नोटिफिकेशन 28 तारीख का है, 28/6 ये, और ये है 3/7 का, यानी ठीक 5 दिन बाद इसमें है कि 4 लाख लोग लगे। अब मेरा सवाल है कि ये जो वॉलंटियर्स रूप से जो कर रहे हैं, इनका मापदंड क्या रखा गया है? ये सरकारी है या गैर सरकारी लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं? और इनकी सूची जो है वो जो है ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन को डालना चाहिए ताकि सत्यापन में लोगों को दिक्कत ना हो, लोग जाने तो आखिर कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं और इसका मापदंड क्या रहा है, कैसे चुनाव आयोग ने चयनित किया है। और ठीक जो है कुछ दिन बाद ही अपना गाइडलाइन बदल देते हैं, पहले लगाते हैं 1 लाख, फिर 4-5 दिन बाद लगाते हैं 4 लाख, यानी खुद ही कंफ्यूजन है। आठवां जो है फोटो खींचना है वाइट बैकग्राउंड में, करोड़ों लोगों का फोटो खींचना होगा, यानी चुनाव आयोग के साथ लोग जो है अब दस्तावेज भी रखना पड़ेगा फोटोकॉपी। इस पे कितना खर्चा होगा, वो खर्चा कौन देगा? कहाँ से गरीब जो है पासपोर्ट साइज फोटो लाएगा? भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी साख और निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आयोग जनता की अपेक्षाओं, कानूनी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट करे। और हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए, क्योंकि अब 18 दिन रह गया है, अभी भी इतनी शिकायतें हैं। जरा चुनाव आयोग बीएलओ से बात करे, कितना बीएलओ गाली खा रहा है, घर टू घर जा रहा है तो, और बीएलओ से पूछे कि गरीबों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए इस काम को रोक दिया जाए। हम लोग सब लोग जो है, कई लोग जो है कोर्ट का दरवाज़ा हम लोगों ने खटखटाया है, वहाँ भी अपनी बात को कोर्ट के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे। इसमें आप सब लोगों को भी सूचना मिली होगी, और हम चाहते हैं कि हमारे अन्य जो साथी हैं कांग्रेस के पीसीसी, वो अपनी बात को जो है कांग्रेस माइक दे, वो अपनी बातों को जो है रखें। सम्मानित अलग अलग सम्मानित कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे कांग्रेस के कृष्णा अलवरू साहब, मुकेश साहनी जी, और मंचासीन हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे पार्टनर
मैं मोटे मोटे दो बातों पर आपका संवाद करना चाहता हूं। पहला तो जो तेजस्वी यादव जी ने सारी बातें विवरण दी इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में, उसकी सब बातों को समर्थन करते हुए मैं आपके बीच दो बात रखना चाहता हूं। पहला तो जो जैसा कि बोला गया या तेजस्वी जी कहे कि ये इलेक्शन कमीशन एकदम कंफ्यूज है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा निर्णय लें और कौन सा इसको जारी करें। उसका पहला प्रमाण ये है कि ईआरओ को अधिकार दिए गए हैं और एक व्यक्ति यदि निर्णय लेता है तो वो उसकी निर्णय निष्पक्ष नहीं रहेगा। यदि सत्ता पक्ष के लोग यदि उसको प्रभावित करेंगे, चूंकि ईआरओ कहीं ना कहीं वो सरकारी इम्प्लाई के तौर पर होंगे, तो वो विशुद्ध रूप से सत्ता के कब्जे में डर से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए एक ईआरओ पर निर्णय लेने वाला जो निर्णय है ये निरंकुश वाली निर्णय है और एक तरफा निर्णय है। दूसरा, 25 जनवरी 2025 को जब अंतिम प्रकाशन जब वोटर लिस्ट का हो गया तो इसकी क्या अच्युति जो है औपचारिक रूप से इसको फिर पुनर्गहन की क्या आवश्यकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन किसके प्रभाव में काम कर रहा है ये हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये दो बातें मैं ऐड करना चाहता था। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहता हूं कि 9 तारीख को हम पूरे बिहार में चाका जाम कार्यक्रम को आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर और कई स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संगठन इसमें भाग लेंगे। इसमें कार्यक्रम में ट्रेड यूनियन का ट्रेड यूनियन भी उसमें ऐड है, उनका हम लोग समर्थन करते हैं और इस बात को भी ट्रेड यूनियन के इस चक्के जाम में हम लोग सभी गठबंधन के लोग जो है पूरी ताकत से हम उसको समर्थन कर रहे हैं। और उसके समर्थन में हमारे महानायक आदरणीय राहुल गांधी जी 9 तारीख को पटना में वो भी इस चाका जाम के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। और इसका हम लोग स्टार्टिंग जो है आयकर गोलंबर से होते हुए बिरचंद पटेल से होते हुए हम आर ब्लॉक जाएंगे, शहीद स्मारक जाएंगे और इसी ऑफिस तक हम अपना बात आंदोलित रूप में कहेंगे। तो ये विशेष हम सूचना ये महागठबंधन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मुहैया करा रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब आगे माइक में आदरणीय तेजस्वी यादव। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अपनी सारी बात को रखा है। देखिए पूरे बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से तो हमें जानकारी नहीं मिला है कि 4 लाख वॉलंटियर कौन है, लेकिन हमें जो जानकारी मिला है टोटल बिहार के जितने भी स्कूल हैं वो ठप पड़ा हुआ है और जितने भी हमारे टीचर हैं उनको इस काम में लगाया गया है। तो आप बताइए कि चुनाव आयोग, बिहार सरकार हमारे बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। 2-3 महीना तक अगर बिहार के स्कूल अगर ठप रहेंगे तो बिहार में बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग जो है बिहार में आरएनडी कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि बिहार में जितने भी मीडिया साइट है, सोशल मीडिया साइट है, यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे कमेंट पे जाके पढ़िए बिहार के जनता का मांग क्या है, बिहार के जनता क्या सोच रही है। 99.9% जो लोग हैं वो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं कटघरे में डाल रहे हैं। आप बताइए कि हमारे देश के चुनाव आयोग को हमारे बिहार के जनता, देश के जनता अगर इस तरीके से कटघरे में रखा जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बिहार में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि चुनाव आयोग गंभीरता से बात को समझे, इसको वापस करे। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बगैर पेपर का भी अपलोड किया जा सकता है, तो हमारे पूरे बिहार में जितने भी बीएलओ हैं वो परेशान होकर, हताशा होकर वो काम कर रहे हैं।
हर 2 घंटा 3 घंटे में 4 घंटे में डीएम कार्यालय से उनके पास फोन जा रहा है कि कितना फॉर्म जमा हुआ, क्या हुआ। वो सच कहीं पे झूठ का सहारा लेकर उनको बता रहे, तो कहीं न सही नहीं है। अगर वो मान लीजिए बगैर पेपर का अपलोड भी कर देते हैं तो एआरओ के पास पूरा ताकत है कि उसका नाम को छटनी कर देना। आप बताइए कि किसी बूथ पर 100-200 की संख्या में किसी का नाम कट जाएगा तो चुनाव के समय में उस बीएलओ के साथ वहां की जनता क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा होगा, वहां पे मारपीट होगा। तो क्या बिहार में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाह रहे हैं कि बिहार में दंगा कराना चाह रहे हैं? ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र है, जनता जो है वो मालिक है। पहले राजा मालिक होता था, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो है वही राजा है। तो उनके लिए आप इस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, आखिर आपका मंशा क्या है? और मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, आज जिस तरीके से हम लोग गंभीर होकर विपक्ष के लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को बिल्कुल ही चिंता नहीं है बिहार के नागरिक के लिए। वो नहीं चाहता कि बिहार के नागरिक अच्छे से वोट गिरा सके। आज वो क्यों नहीं अपने मुंह को खोल रहे, वो क्यों चुप्पी साध के रखे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में भी कहीं ना कहीं काला है, इसके लिए वो नहीं सोच रहे हैं। तो इसके लिए मैं आने वाले समय में बिहार की जनता है वो आने वाले समय में निर्णय लेंगे, लेकिन मैं अभी आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से कि इस पे गंभीरता से वो विचार करे और बिहार को इस तरीके से आप ढकेलने का कोशिश मत कीजिए, ताकि आने वाला समय में बहुत इसका अंजाम जो है वो बुरा होगा बिहार के जनता के बीच में। तो यही मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं और हमारे साथी कुणाल जी भी अपनी बात को रखेंगे। सभी संवाददाता बंधुओं को नमस्कार। गरीबों की वोटबंदी का फैसला जब से इलेक्शन कमीशन ने लिया तब से विवाद थमने का नाम नहीं लेता। हर बात पर विवाद है। फैसला लेने की चाहे प्रक्रिया का मामला हो, आपने किसी से पूछा नहीं। इसका जो समय है आपने देखा नहीं कि बाढ़ है। इसका जो तरीका आपने तय किया है वो भी हमेशा ही विवाद में घिरा हुआ है। आपने जो दस्तावेज तय किए उस पर अनेक तरह के विवाद है। अब सबसे बड़ी बात कि आपकी नीयत साफ नहीं है। इस समूचे मामले से लगता यही है कि आप चाहते हैं कि गरीबों को वोट देने का जो अधिकार है उसको कैसे छीन लिया जाए। और क्योंकि सामने चुनाव है तो इससे यही पता चलता है कि आपकी मंशा भाजपा को जिताने की है। आपने महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या बढ़ा करके वहां सत्ता हथिया ली और यहाँ गरीबों का वोट काट करके वोटरों की संख्या घटा करके आप सत्ता हथियाना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हाल के समय में 20 वर्षों का जो शासन चल रहा है, मोदी जी का कई दौरा है, उनके बड़े बड़े नेता दौरा कर रहे हैं। इन्होंने जो है प्रवासी बिहारियों का भी पूरे देश भर में बिहार दिवस मनाया। सबों से विभिन्न तरह के आंकड़े भी आ रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट भी आ रही है कि इनकी सत्ता बनने नहीं जा रही। तो ऐसी स्थिति में, इसी बदहवासी में इन्होंने ये फैसला लिया है कि अब यही रास्ता है, गरीबों का वोट घटा करके उनको मतदान से वंचित करके हम सत्ता हथियार। लेकिन बिहार लोकतंत्र की भूमि रही है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ यहाँ की जनता ने लड़ी है और जीत हासिल किया है। और इस तरह के कोई भी अलोकतांत्रिक तानाशाही रवैये के खिलाफ लोग लड़ते रहे हैं और उनको पराजित किया है। इसलिए अब तो बात यहाँ आ गई कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये किसी नागरिक का नागरिकता संबंधी कोई उनसे सबूत मांगना, ये इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता ही नहीं है। आप जो मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट उनसे मांग रहे हैं, नागरिकता संबंधी मांग रहे हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तो अपने अधिकार क्षेत्र से, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। अब इन सब चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा पिटीशन भी गया है। इसलिए कुल मिलाकर के बात यही है, विवाद कितने तरह के हैं सब आ चुके हैं। तेजस्वी जी ने काफी विस्तार से बताया। सीधी सी बात, ये वोटबंदी नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए और अपनी जो भाजपा की साजिश जो है, इस साजिश को से पीछे उनको हटना चाहिए। तभी बिहार में हम लोग शांत होने वाले हैं। और अभी जो 9 तारीख को जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है ट्रेड यूनियनों का, उसके समर्थन में हम सभी हैं
और बिहार में हमारी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन पूरे बिहार का चक्का जाम करेगा। और इसके बाद भी अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, इलेक्शन कमीशन अपना फैसला वापस नहीं लेता है, तो आंदोलन को हम और तीखा करेंगे। इमरजेंसी सेवा को कर देना चाहिए। बातें सभी आ चुकी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, निकाल के लिख दें। चुनाव आयोग का ये जो एक्सरसाइज है, ये कवायद है, ये पूरी संदेह के घेरे में है। और वो इसलिए कि ये लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश है और लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र पर हमला करने में ये इस सरकार को, मोदी जी की सरकार को महारत हासिल है और ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल अपने इस गलत इरादे को पूरा करने के लिए करती आ रही है और लोकतंत्र और संविधान के सामने खतरा प्रस्तुत है। ये लेटेस्ट नमूना है जब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है बिहार में आम गरीब मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया से बाहर करके और चुनाव को अपने पक्ष में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहारा लेकर के ये काम कर रही है। और इसलिए इसका सभी तरह से विरोध हो रहा है और आगामी 9 तारीख को चूंकि ये सरकार मजदूरों के अधिकारों पर, किसानों के अधिकारों पर, समाज के तमाम तबकों के अधिकारों पर, उनके लोकतांत्रिक हक हकूक पर हमला कर रही है, इसी के खिलाफ मजदूरों की ऑल इंडिया स्ट्राइक भी है, राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक का कॉल है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से। हमारा गठबंधन उनका भी समर्थन करता है, उनकी हड़ताल का, उनकी मांगों का, क्योंकि वो उसमें भी जो श्रम संहिता लाई गई है वो 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से मजदूरों के तमाम हकों को छीनना चाहते हैं, ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीनना चाहते हैं, वो भी मैदान में है। इसलिए हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पूरा महागठबंधन मजदूरों की मांगों का समर्थन करते हुए और उस दिन बिहार में चक्का जाम का आयोजन, इस चुनावी प्रक्रिया में धांधली जो बरती जा रही है, जो संदेह इसमें पैदा हुआ है और लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की जो साजिश है उसके खिलाफ चक्का जाम होगा। कई संगठनों ने बंद का भी आह्वान किया है। इसलिए 9 तारीख को एक तरफ जहां देश भर में ट्रेड यूनियनों के लोग, मजदूर वर्ग के लोग हड़ताल पर होंगे, वहीं बिहार में महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग मिलकर के, सभी दल मिलकर के चक्का जाम करेंगे, बंद करेंगे और इस तरह से इस काम को आगे बढ़ाएंगे और आगे इस चुनावी प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, चुनाव को, अधिकार को छीनने की, वोट के अधिकार को, उसके खिलाफ आगे और भी कार्रवाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अवधेश जी, माननीय तेजस्वी जी ने बहुत विस्तार से बताया है। ये एक राजनीतिक साजिश है। चुनाव आयोग जिस तरह से कदम उठाई है, ये बिल्कुल राजनीतिक साजिश है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट भी आ चुका है। बीजेपी और जदयू गठबंधन पूरी तरह बिहार में हार रही है और पूरी लोकप्रियता भावी चीफ मिनिस्टर के रूप में तेजस्वी जी का नाम आ रहा है। इसीलिए घबराहट में सरकार में महागठबंधन न आवे, इसको रोकने के लिए एक तरह से उन्होंने साजिश रची है और चुनाव आयोग उसी साजिश के तहत काम कर रही है। ये कहने में अब कोई दो मत नहीं हो सकता। क्या वजह है? मैं कल भूतनाथ रोड में एक बूथ पर मैं गया, वहाँ जो बीएलओ थे वो घबरा रहे थे, वो हाथ जोड़ लिए, हमारी नौकरी पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा यह संभव ही नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? पूरा सोशल मीडिया में बातें आ रही है, इंटेलेक्चुअल, पत्रकार, डिबेट में राजनीतिक कार्यकर्ता सब ये बात बोल रहे हैं। ये बिल्कुल असंभव है और असंवैधानिक है। फिर भी चुनाव आयोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे, सीधे फॉर्म भर दें, कल वो कह देंगे सत्यापन नहीं हुआ, हम इसका खारिज कर दें। ये गंभीर मामला है। बहुत अच्छी बात है जो कल 9 तारीख और 9 जुलाई को पूरे देश भर में हड़ताल है, मजदूरों का हड़ताल, किसान, खेत मजदूर भी सड़कों पे आएंगे। राम बाबू जी ने विस्तार से बताया
उस हड़ताल को हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन बिहार की एक विशेष राजनीतिक हालत पैदा हो गई है, इसलिए बिहार में चक्का जाम होगा। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से, आप जो फरमान किए हैं उस फरमान को वापस लीजिए और 2024 में लोकसभा का चुनाव जिस मतदाता सूची के आधार पर कराई गई थी उसी आधार पर आप असेंबली का भी चुनाव कराइए। साथियों, सबने अपनी अपनी बात को रखा है आप लोगों के समक्ष, और जैसा कि हमारे कांग्रेस के पीसीसी ने कहा है कि 9 तारीख को जो भारतवर्ष में जो ट्रेड यूनियन का ऐलान है चक्का जाम का, उसका तो समर्थन हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में जो बिहार के गरीब मतदाताओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है, उन गरीब मतदाताओं की रक्षा के लिए हम सब लोग, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर के पटना में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम केवल पटना में तो हम लोग उपस्थित रहेंगे, लेकिन पूरे बिहार में हमारे ट्रेड यूनियन के जितने लोग हैं और हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के हमारी जितनी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग जो है चक्का जाम करेंगे। और इलेक्शन कमीशन और जो सरकार जो है उन लोगों को होश ठिकाने लगे, इसके लिए ये कार्यक्रम हम लोगों का है और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग जो है इस काम को पूरा करेंगे। और नहीं पूछिए कुछ सवाल को हो गया, बात हो ही गया। 9 तारीख को हम लोग करेंगे, राहुल जी भी आ ही रहे हैं। राहुल जी आएंगे तो बड़ी मजबूती हम लोगों को मिलेगी। सब कंफ्यूज है। अरे जब इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज रहेगा तो सब कंफ्यूज होगा ऑटोमेटिकली। आप हर घंटे अपना गाइडलाइन बदल रहे हैं। आपको हम कई उदाहरण दिखा देंगे। उनका जो पेपर में जो एडवर्टीजमेंट है उसी में कंफ्यूजन है। वो जो फेसबुक पोस्ट में 1 घंटे पहले कुछ डालते हैं, दूसरा घंटे में कुछ और डालते हैं। अब तक आप बताइए ना कितना आदेश उन लोग निकाल चुका है या कंफ्यूजन में। कई उदाहरण हम लोगों ने दिया है। तो जब इलेक्शन ही कमीशन कंफ्यूज है तो जो नीचे जो बेलोज हों या और कोई हो या सत्यापन में जो लोग लगे हैं सब लोग कंफ्यूज है। और उससे भारी कंफ्यूज तो मीडिया है। मीडिया इस खबर को दिखाई नहीं पा रहा कि भाई हो क्या रहा है। इनके लिए तो दोनों विषय है कि बोले तो क्या बोले, किसी को बुरा तो ना लग जाए। तो संभाल के आप लोग चल रहे हैं। एक हमारे जिला के हैं, एक बार उनका भी सवाल ले लेते हैं। बताइए। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गोपाल खेमका के हत्या के बाद चुनाव आयोग से संबंधित कुछ आज का केंद्रित रखिए चंद्रमोहन प्लीज आज केंद्रित रखिए सिर्फ चुनाव आयोग से संबंधित। देखिए चुनाव आयोग के संबंधित ये केंद्रित है, लेकिन आपका जो सवाल है आपको भी डर लगता होगा बिहार में रहने, है ना। नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं है। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया, आप हमको बता दीजिए। नालंदा में कल खगोल के बाहर हो गए भाई, दानापुर में, अरे सगुना मोड़ के बगल में डॉन बॉस्को कौन सा स्कूल है, बीडीएवी के बाहर। हर जिले में हो रहा है। उसको लेकर के हम लोग अलग से बात रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आज
सर, इलेक्शन कमीशन ने जो विज्ञापन कल निकाला है, अब इलेक्शन कमीशन करेगी, अब फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। 77,000 उनके स्टाफ में और 20,000 उन्होंने और जो प्रपत्र लिया जा रहा है आम जनता से, उसमें भी आधार कार्ड नंबर डालना है। हमारे पास फॉर्म है, वही तो सब हम लोग देखेंगे, सारा फॉर्म हम लोग देखें। हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसको रद्द कराया जाए। इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है, बाढ़ का समय है, बारिश का समय है, ये काम पूरा हो ही नहीं सकता। 4 करोड़ लोग जो बाहर हैं उनको लाने की क्या व्यवस्था है, कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए साफ तौर पे बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको कराना है सत्यापन, आप कराते रहिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी होने की, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। आखिर किस बात की हड़बड़ी रही? अगर इतनी हड़बड़ी थी तो आपने लोकसभा के बाद जो है इस प्रक्रिया को क्यों नहीं शुरू किया? आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक में आपने आरजेडी के जितने भी नेता दुनिया में ये सबके अमर रहे उसमें थे मालवीय ने। ऐसा है रमन, आप लोगों से कहा गया इम्पोर्टेंट है सबका, यही अरे भाई जिसका नाम ले रहा हम जानते नहीं, वो क्या इम्पोर्टेंट सवाल पूछेगा? चलिए, चुनाव आयोग ने कल कहा है कि मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। आप जहाँ बैठे हैं ठीक उसके पीछे जो घोषण नगर है या फिर यारपुर के नीचे, वहाँ ये लोग पहुँचे ही नहीं है। ये लोग खुद कर रहे हैं कि हमारे पास जो पिटारा है। मेरा सीधा सवाल है, यहाँ कितने जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, कितना लोग यहाँ गया है? एक जवाब, सवाल का जवाब तो आप खुद दीजिए ना। तो कहाँ से पूरा हुआ है? अब बचा है 18। ये पटना शहर का हाल है। अरे वो हम लोग छोड़िए, हम लोग बोलेंगे तो इन लोग बोलेंगे कुछ बोलता है। आप लोग बताइए, आप लोग का हुआ है कि नहीं? कितने लोग बताइए, बताइए। ये पटना का हाल है। और आपसे ज्यादा बुद्धि और जीवी कौन है? हाँ, आप लोग के पास बुद्धि भी है, बुद्धि से जी भी रहे, जीवी हो गए, जीवी हो दिक्कत ही वही लोग कर रहे हैं। उनको एक दिन भेज दीजिए सत्यापन के लिए, बुझा जाए। चक्का जाम में बोलिए साथ दे देने के लिए। एक सवाल अखबार में, और आप इनका जी यहाँ गए, अगले दिन अखबार ने आपको छापा नहीं, हिंदुस्तान में नहीं छापा, भास्कर एक कॉलम दिया। छोड़िए, अब अखबार वालों का सही से इलाज होगा। थैंक यू, थैंक यू। एक आग्रह है आप लोगों से, एक हाथ उठा दीजिए, किन लोगों का हो गया, हाथ उठा दीजिए। निर्णय बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं, हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया। यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता का यही कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाए। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन
चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है। यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है, तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में आप देखिएगा विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है गहरी चिंता हम सब लोग व्यक्त करते हैं। आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं हो तो भी गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। इसमें चुनाव आयोग के दोनों बातें कही गई हैं। अब हम दिखाएंगे आपको एक न्यूज़पेपर जो है, ये फुल पेज जो है एडवर्टाइजमेंट जो है ये छापा गया है और इसमें आप देखिए दोनों बातें कही गई हैं। पहला, गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है बनी हुई है। ये बात निर्वाचन आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 24 जून 2025 से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसमें 11 निर्धारित जो दस्तावेज जो हैं वो मांगे गए। अब 24 जून का 2025 का आदेश जो है और ये ज्ञापन में कितना भारी अंतर है वो भी हम लोगों के पास है। जो नोटिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, बाद में आप लोगों को उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। कल चुनाव आयोग के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से फेसबुक पोस्ट की विरोधाभासी श्रृंखला, यानी ये अलग अलग हमारे पास चुनाव आयोग का जो है फेसबुक पे पोस्ट, ये अलग 3-4 पेजें हैं हमारे पास। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। 6 जुलाई को आयोग के बिहार कार्यालय द्वारा 2 फेसबुक पोस्ट किए गए, यानी कल पहला पोस्ट होता है दोपहर के 2 बजे। दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लिखा गया है। फिर दूसरा पोस्ट किया गया है 3 बजे, यानी 1 घंटे बाद। दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक ही दिए जा सकते हैं, ये दावे आपत्ति की अवधि में। यानी ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आखिर आयोग की वास्तविक नीति क्या है। बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है।
आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गया है? भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं, बल्कि हम चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी आप आदेश निकालिए, सोशल मीडिया में डालने से और विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? हर घंटे नियम जो है, निर्देश बदले जा रहे हैं, एकदम मजाक बना लिया गया है। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना, क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? आयोग ने यदि वाकई मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लचीलापन लाया है तो इस पर विधिवत आदेश जारी करे। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को संवेदनशील और सत्तानुकूल हेरफेर का जरिया न बनने दे। छठा, आयोग की विश्वसनीयता पर जो है संकट है। ऐसा विरोधाभासी बयानों से आम जनमानस में अविश्वास पनप रहा है। चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर बता रहे हैं कि इतने प्रपत्र बांट दिए, इतने फॉर्म जो है कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। पटना निर्वाचन आयोग में मीटिंग में हमने कुछ सवाल जो है रखे थे। पहला सवाल हम लोगों ने रखा था, क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? दूसरा, सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? मतलब इन कार्डों को, आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, एक्सक्लूड क्यों किया? आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट सहित पहचान और आवास के कई दस्तावेज मांगती है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी लगता है, आपका पुतली का भी लगता है, आपका एड्रेस का भी प्रूफ लगता है, तब जाकर के जो है आधार कार्ड की जरूरत होती है। अब हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिए आधार कार्ड वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया? ये आज तक अभी तक का नोटिफिकेशन है, पढ़िए। आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का बयान।
तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ती पी चिदंबरम ने नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि श्री पलानीस्वामी को सपने देखने का अधिकार है, लेकिन तमिलनाडु की जनता उनके गठबंधन को खारिज कर देगी। कार्ती चिदंबरम ने भाजपा के गठबंधन को जन विरोधी करार देते हुए दावा किया कि यह राजनीतिक साझेदारी राज्य में असरदार नहीं है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु की जनता ने लगातार भाजपा को नकारा है और वह किसी भी रूप में भाजपा से जुड़े गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। Mr. Edappadi Palaniswamy has a right to daydream. The people of Tamil Nadu will reject his alliance because they don't approve of the alliance between the ADMK and the BJP. And the BJP will be a rejected party in Tamil Nadu, and Mr. Edappadi Palaniswamy can have as many daydreams as he wants about his fantasy of becoming the Chief Minister of Tamil Nadu again. And he must remember that he has never won an election to become Chief Minister. He only became a Chief Minister by accident of history because of the victory of Jayalalitha and her untimely demise. So he has had a series of electoral defeats, and he will have another electoral defeat in 2026. So, Aditya, your opinion, sir? See, custodial death is brutal, and the custodial death of Ajit Kumar in Tiruppaunam is dastardly, and this is a fallout of the colonial legacy of our police force. This is not a critique of the present government or of the previous government. Unless and until we change the cultural mindset and a complete retraining of the entire police force is taken, this will not stop. What happened to Benix and Jaykumar, what happened to Vignesh, what happened to Ajit Kumar will continue. This colonial mindset, this Jallianwala Bagh General Dyer mindset of the police force must change. The police force continues to behave like a colonial police force. They must modernize and professionalize, and they must have a complete reorientation and a cultural retraining. And a sensitivity retraining has to take place. Right from the DGP to the constable must undergo retraining. Until we have this cultural shift in the mindset of the police force, these kind of brutalities will continue, and there is no point in blaming the governments of the day. This has been happening across governments. It has happened in this government, it has happened in the previous government, and there is no reason why it won't happen in the next government if there is no retraining and a complete reorientation of how the police interact with the public and undertake professional methods of solving crimes instead of indulging in these kind of brutal third degree methods. बढ़ती खबर क्यों? भारत इंग्लैंड तीसरा टेस्ट जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स में डाली प्रैक्टिस की धारदार गेंद। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में अभ्यास सत्र के दौरान अपनी गेंदबाजी का दम दिखाया। यह तैयारी भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच के लिए की गई है। टीम इंडिया के अभ्यास सत्र में कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज सहित कई प्रमुख खिलाड़ी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने नेट्स में जमकर पसीना बहाया और रणनीतियों को अंतिम रूप देने की कोशिश की। बढ़ती खबर क्या? हरियाणा में बीपीएल कार्ड घोटाले का आरोप। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा सरकार पर बीपीएल कार्ड घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश में 75% आबादी को बीपीएल श्रेणी में शामिल किया गया है। हुड्डा के अनुसार 2022 में राज्य में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या 27 लाख थी, लेकिन 2024 चुनावों तक यह संख्या बढ़कर 51 लाख हो गई। उन्होंने दावा किया है कि सिर्फ पिछले 3 महीनों में ही 6.5 लाख बीपीएल कार्ड रद्द किए गए हैं, जिससे लगभग 25.44 लाख लोग प्रभावित हुए। हरियाणा में एक बहुत बड़ा बीपीएल कार्ड घोटाला उजागर हरियाणा में हुआ है। आज आपके माध्यम से इस घोटाले के बारे में सारी बात प्रदेश की जनता के सामने हम रखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले भी कहते रहे कि हरियाणा में चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय 75% हरियाणा की आबादी बीपीएल के अंतर्गत ले ली गई थी। हरियाणा के बीपीएल कार्ड होल्डर, क्योंकि ये परिवार का कार्ड है, की संख्या 2022 में 27 लाख थी, लेकिन आज तक के देश के इतिहास में सबसे तेजी से
बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या में वृद्धि हुई और चुनाव के समय ये 27 लाख से बढ़कर 51 लाख पहुंच गई। ये संख्या लगभग दुगनी केवल 2 वर्षों में, 2022 से 24 तक। यहां तक कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 6 लाख परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए गए। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे परिवार जो पात्र नहीं भी थे सरकार की इन योजनाओं के लाभ के, लेकिन वोट के लिए प्रलोभन देने की दृष्टि से ये कार्ड बने, क्योंकि अब जो घोटाला सामने आ रहा है, लगातार हर महीने लाखों बीपीएल कार्ड अब काटे जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में, इस महीने की सूची कल आई सामने, 3 महीने में पिछले हरियाणा में 6.5 लाख के लगभग बीपीएल कार्ड काटे गए हैं, यानी कि 25,44,000 लोगों के बीपीएल कार्ड कटे हैं पिछले 3 महीने में। बढ़ते अगली खबर क्यों। बिहार में 9 जुलाई को चक्का जाम का ऐलान। 9 जुलाई को चक्का जाम का विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने कहा है कि चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, वह भारतीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है कि वे केवल सहयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि गड़बड़ी भी कर रहे हैं। उन्हें चुनाव आयोग का कार्यालय बीजेपी कार्यालय के साथ खेलना चाहिए। बिहार में 1 महीने में 8 करोड़ लोगों की गिनती और नामांकन असंभव है। यह एक धोखा है। बिहार बंद का ऐलान इसलिए किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रखने वाले लोग, जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, कि इंडिपेंडेंट बॉडी भारत सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है और उनके साथ ये कोई संयोग नहीं है कि उनके साथ न मिलकर काम करें बल्कि बेईमानी कर रही है। उनको अपना दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के साथ खोल लेना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के मामले में जो सवाल अपोजिशन ने किया, उस सवाल का आज तक जवाब नहीं है। जिस तरह के जवाबात इलेक्शन कमीशन दे रही है, वो जवाब देश के और समाज के हित में नहीं है। बिहार में आप 1 महीने के अंदर 8 करोड़ आदमी की गिनती कर लीजिएगा, उसको इलेक्टोरल रोल में दाखिल कर दीजिएगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो एक छलावा है, एक शगुफा है। उसके खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी, जो कि योद्धा की तरह रहते हैं, हर अन्याय के खिलाफ वो आते हैं, बात करते हैं, प्रतिकार करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। और पूरा महागठबंधन, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, तमाम लोग बिहार में चक्का जाम करेंगे। हम अपील करते हैं लोगों से कि यह जो अन्याय हो रहा है इलेक्टोरल रोल के मामले में, ईसी के द्वारा अन्याय होने वाले अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करें और सड़क पे आए। राहुल गांधी भी इसमें शिरकत करेंगे। राहुल गांधी जी बिल्कुल शिरकत करेंगे, मुस्तैदी के साथ शिरकत करेंगे। और मैंने कहा नहीं कि राहुल गांधी जी हर उस बात पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है, उसके खिलाफ, अन्याय खिलाफ राहुल गांधी वाहिद आवाज है देश भर में, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और करते रहते हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? आज जो गोपाल खेमका जो की पड़तेली खबर क्यों। चंगुर बाबा गिरोह की संपत्तियों के ध्वस्त होने पर मंत्री अनिल राजभर का बयान। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने चंगुर बाबा गिरोह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यह गिरोह धार्मिक परिवर्तन के नाम पर अपार संपत्ति अर्जित कर चुका है और कई महिलाओं की जिंदगी तबाह कर दी है, जो लगभग देशद्रोह के समान है। मंत्री राजभर ने बताया है कि इस गिरोह में कुल 18 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें एक पूर्व मंत्री भी हैं। उनका नेटवर्क लगभग 40 देशों तक फैला हुआ है और यह गिरोह देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने सरकार की ओर से की जा रही सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा है कि ऐसे गिरोह के खिलाफ कड़ा कदम उठाना बेहद जरूरी है ताकि जनता का विश्वास बहाल हो सके और कानून का शासन मजबूत बनाया जा सके। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान शुरू किया और आज पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण कराकर उस अभियान को सार्थक बनाने का काम किया है। हर वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाती है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे जो ग्रीन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र में एक भारी वृद्धि देखने को हमें मिली है।
लेकिन जनता से भी हम लोग अपील करना चाहते हैं कि सरकार का कोई भी नारा तब चरितार्थ होता है, तब सफल होता है, तब सार्थक होता है जब जनता अपने आप को उसमें भागीदार बनाती है, जनता अपने आप को उसमें जोड़ती है। और इसीलिए ये निरंतर इस कार्यक्रम को हम चलाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चलाती है। ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है कि कभी समाज को बचाने का, धरती को बचाने का काम करे। ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा ही नहीं है। तो अजय राय को क्या जानकारी होगी? अजय राय को कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ नकारात्मक बात करने के अलावा कांग्रेस पार्टी को कुछ आता ही नहीं। तो अजय राय से हम लोग क्या उम्मीद करें? उनके नेता से हम लोग क्या उम्मीद करें? लेकिन सरकार हमेशा इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने पूरे दुनिया के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, धरती माँ की सेहत को ठीक करने के लिए आज उनके नेतृत्व में पूरे दुनिया की को इस ग्लोबल जो वातावरण खराब हुआ है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भारत ने लिया है। भारत इसकी अगुवाई कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इतना बड़ा काम देश के अंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जनता से अपील करना चाहते हैं कि लगातार जो सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार जो इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है, उसमें आप सब लोग अपने आप को भागीदार बनावें, तब जाकर ये नारा चरितार्थ होगा, ये अभियान पूरा होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। विपक्ष चुनाव आयोग से बिहार में विशेष संशोधन पर सवाल उठाता। राजनीतिक विश्लेषक और सलाहकार तहसीन पूनावाला ने बिहार में चल रही विशेष मतदाता सूची संशोधन को लेकर विपक्ष की चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पूरा विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है कि बिहार में इस समय विशेष संशोधन क्यों किया जा रहा है। पिछला विशेष संशोधन 2003 में हुआ था, जो लोकसभा चुनावों में से 1 साल और बिहार विधानसभा चुनावों से 2 साल पहले था। पूनावाला के अनुसार इस बार का संशोधन समय से पहले किया जा रहा है। पूरा विपक्ष एक होकर माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछ रहा है कि इस वक्त स्पेशल रिवीजन की क्या जरूरत है बिहार के अंदर। पिछली बार जब ये करवाया गया था 2003 था, यानी कि लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले और बिहार चुनाव के 2 साल पहले किया गया। अब हम जानते हैं कि अधिकतर हमारे बिहार के भाई बहन अन्य राज्यों में जाते, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, नौकरी करने। 11 दस्तावेज, 11 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। कहाँ से लाएगी वे? अगर वे महाराष्ट्र में, उदाहरण के तौर पे कर्नाटका में, बिहार जाके वो स्पेशली अपने आप को प्रस्तुत करते हो 11 डॉक्यूमेंट्स देंगे। हम जानते हैं इस वक्त बिहार के अंदर बाढ़ आ रही, कुछ एरियाज है जो नेपाल के साथ जो बॉर्डर में, वहाँ पे फ्लड्स आते हैं, वो लोग माइग्रेट करते, उनके पास 11 डॉक्यूमेंट्स कहाँ आएंगे? 11 डॉक्यूमेंट्स पहले कहाँ लिए गए थे? आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जबकि यहाँ पर पुणे के अंदर जब मेरा इलेक्शन कार्ड बना तब वहाँ पर आधार कार्ड दिया गया। बिहार के अंदर माननीय तेजस्वी यादव जी की पत्नी के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया, तो अब आधार कार्ड को एक्सक्लूड क्यों कर रहे? आधार कार्ड को एक्सक्लूड कर रहे तो आधार कार्ड को बैंक के साथ क्यों जोड़ रहे? वोटर ID के साथ क्यों जोड़ना चाहती थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और टेलीफोन के साथ क्यों जोड़ रही, जहां वहां आधार कार्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे केस के अंदर माननीय केंद्र सरकार ने कहा आधार कार्ड को हम कंपलसरी कर रहे, कंपलसरी करें तो वोटर के आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार का आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब आपके पास गवर्नमेंट नोटिस का है, वो GR नहीं दिखा रही है, कैसे एडवर्टाइजमेंट कर रही है, दस्तावेज दे रही है, अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट देकर उसके माध्यम से आप बिहार के लोगों को कह रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवर्टाइजमेंट पर चलेगी? और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछते हैं, उनका बचाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। और इसके पहले जो माननीय इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब भी उनसे सवाल पूछते तो ट्रक पे जो शायरी होती है वो शायरी वो बोलते। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना जो संवैधानिक पद है, जो संवैधानिक कर्तव्य है, उसको निभाए, विपक्ष को वो जवाब दे, बताए कि इस वक्त इतने जल्दबाजी में क्यों करना चाहते, जब 2003 में हुआ था बिहार के अंदर, और क्या बदलेगा। और एक कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा होता है जहां पर भाजपा के कैंडिडेट जहां जीतते वहां पे वोट बढ़ जाता है, जहां माननीय अरविंद केजरीवाल जैसे हार गए वहां वोट कम हो जाता है। ये जादू ऐसे कैसे होता है, उसका भी थोड़ा जवाब दे दे। बढ़ती खबर की ओर। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर मुहर्रम जुलूस को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। उन्होंने
स्लाइड शो दिखाते हुए अनुचित गतिविधियों का दावा भी किया है। এর কনক্লুশন এটা দেখবেন আপনারা, দেখার পরে ফাইনাল কনক্লুশন হচ্ছে ইসকনের এক প্রভুর ডোম জুড়ে উল্টো রথযাত্রার রক্ত। দিস ইজ দ্য কনক্লুশন অফ দিস ইয়ার মহরম 2025, patronized by the Mamata police and supported by the Trinamool Congress। এই হাই অ্যাপিজমেন্ট এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার। আর মালদা তো আমি আপনাকে দেখাবো, লক্ষ্মীপুর তো আজকেও ওখানে ঘটেছে এবং বিজেপির মন্ডল প্রেসিডেন্টের বাড়ি ভেঙেছে, পুলিশ গিয়ে আবার টালি লাগিয়েছে। প্লিজ মুসলিম লীগ 2 ফাইন্যান্সের জন্য হচ্ছে। কমপ্লিটলি মুসলিম লীগ টুগের সরকার, মোহাম্মদ আলীর জিন্নার স্বপ্ন ও সুরাবুর্দি স্টাইল এখানে চলছে। তো কমপ্লিটলি, তো এর মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, এর মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। এখানকার অ্যাপিজমেন্টের লেভেল ওমর আবদুল্লাহর অ্যাপিজমেন্টকেও ছাড়িয়ে গেছে জম্মু কাশ্মীর। আমি তো আপনাকে ছবি দিয়ে, তথ্য দিয়ে, ভিডিও দিয়ে দেখাচ্ছি কি ঘটেছে। मोहर्रम के केंद्र करे এই ধরনের ঘটনা। बर्तेली खबर की ओर, बीजेपी सांसद का आरोप कोलकाता गैंगरेप केस में एफआईआर से छेड़छाड़। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्य और सांसद मनन कुमार मिश्रा ने दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई कथित गैंगरेप घटना को लेकर कहा है कि एफआईआर में छेड़छाड़ स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि पुलिस कमिश्नर के सामने भी कोई जवाब नहीं था। हमें लगता है कि असली दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस आम व्यक्ति के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। मिश्रा ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार से मिलने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने राज्य में एक स्वतंत्र जांच समिति बनाए जाने की मांग की और कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। वो एकदम ऑब्वियस है। आपके सामने कैमरा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आप दिखा सकती हैं। आप देख लें एफआईआर में जिस ढंग से टैंपरिंग किया गया है वो सामने है सबके, आप दिखा सकती हैं। ये देखें आप, यहाँ पे कोई नाम लिखा था एक्यूज्ड का, इसको अब काट के इरेज कर दिया और यहाँ जे लिख दिया। इसी तरह से आप देखिए यहाँ जीएस लिख दिया, किसी का नाम था। तो ऐसे ही है। तो ये इरेजमेंट क्यों हुआ इसका कोई जवाब जब हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले तो इसका कोई जवाब नहीं था। तो ये ऐसा लगता है कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको सीन से गायब कर देने के लिए इस ढंग का काम किया। आप बोल रहे कि कोई बहुत ही बड़े आदमी का इन्वॉल्वमेंट है। हम लोगों को तो देखिए, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा रिस्क अगर कोई पुलिस अथॉरिटी लेती है तो निश्चित तौर पे कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, उसको बचाने के लिए तो ऐसा किया गया होगा। किसी छोटे मोटे आदमी के लिए तो इतना बड़ा कदम नहीं ले सकती है पुलिस, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। अब आप ये भी कह रहे हैं कि आप लोग फैमिली से मिल नहीं पाए, वकील से नहीं मिलने दिया गया हमें। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, एक नंबर भी दिया गया
तो वो लगता है कि फेक नंबर था, उस पर कोई रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिला। वहाँ हम लोगों को जाने का हम लोग ये सोचते थे कि वहाँ जाने से असलियत सामने आएगा, विक्टिम दबाव में है, उसके परिजन लोग दबाव में हैं, या वो सही बयान दे रहे हैं, सही कल्प्रिट कौन है, ये इरेजमेंट इसका नॉलेज उनको है कि नहीं है। तो ये बातें हम लोग जानना चाहे, लेकिन हम लोगों को अलाउ नहीं किया पुलिस ने वहाँ जाने को। सर, ये पहला मामला रिलीज से पहले संदेश खाली, उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज, ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दुख की बात है कि महिला सीएम भी वहाँ पर है। लगा तो कोई महिला सीएम जरूर हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति उनको संवेदना नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है। महिलाओं के साथ ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। गांव में, शहर में जो टीएमसी के दबंग लोग हैं, जब जिसके साथ चाहें वो रेप कर लें, कि कोई महिला वहाँ सुरक्षित नहीं है, कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में। अब आप इस पूरे मामले पर क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि टैंपरिंग में की भी एक जांच हो, क्या पूरा एक इस पर्टिकुलर घटना के बारे में आप पूछ रही हैं, तो हमारा है कि एक इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि सही तथ्य सामने आए। और वेस्ट बंगाल एज ए होल को देखना चाहती हैं आप, तो मुझे नहीं लगता है कि ममता जी के नेतृत्व में वहाँ एक सरकार बनना, अभी तक बने रहना उचित नहीं है। वहाँ पे कुछ न कुछ प्रेसिडेंट रूल जैसा कोई न कोई एक कदम सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर उठाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने से भारी तबाही। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्य में हाल ही में आई भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हुई व्यापक तबाही पर कहा है कि सिराज क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। धर्मपुर क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है, कई लोगों की जान गई है, कई घर और गौशालाएं तबाह हो गए हैं, कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। नचन क्षेत्र में एक परिवार के लगभग 9 सदस्य संभवतः मारे गए। कारसोग क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ है। मैंने वहां जाकर स्थिति देखी है। विक्रमादित्य सिराज में है और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद है। वे स्थानीय लोगों से मिलकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और सरकार से मदद की व्यवस्था कर रहे हैं। कि हमारे सिराज क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान हुआ है, उसी तरह से धर्मपुर क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। बहुत जानें चली गई, बहुत लोगों के मकान और गौशालाएं चली गई, बहुत लोग उसमें दब गए हैं। वैसा ही नाचन क्षेत्र में भी एक परिवार के कई सदस्य चले गए हैं, 9 सदस्य शायद एक ही परिवार के चले गए हैं। और उसी तरह से हमारा करसोग क्षेत्र भी अछूता नहीं है, वहां भी बहुत नुकसान हुआ है। मैंने वहां पर जाकर दौरा किया, क्योंकि विक्रमादित्य सिराज का दौरा कर रहे थे। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वहां पर है, वो भी उस क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं, सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो भी सरकार से मदद करवानी है उसके लिए वो सभी के साथ संपर्क में है। तो करसोग में भी मैंने देखा कि वहाँ भी जितने भी वहाँ नाले हैं, जो लोग वहाँ पर बसे हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है और उनकी भूमि चली गई, उनकी गौशालाएं चली गई। 2-3 जानें भी गई हैं जिनका अभी भी नहीं मिल पाई उनकी बॉडीज। लोग चाहते हैं कि उनकी बॉडीज किसी तरीके से मिल जाती। उसमें डॉग स्क्वाड भी वहाँ पर है, पुलिस भी तैनात है, आर्मी भी वहाँ पर तैनात है और सब तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बॉडीज अगर मिल जाती तो हम उनके अंतिम संस्कार के लिए वो बॉडीज परिवार को दे पाते। पर अभी तक उनकी बॉडीज मिल नहीं पाई, केवल एक बॉडी मिली है और उस कार्य को भी लोग बड़ी तीव्रता से कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा नुकसान वहाँ पर आईपीएच विभाग का, जो गांव को जोड़ती थी पानी की नालियां, वो सारी अवरुद्ध हो गई है। अब लोगों को पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। लोगों ने वहां टैंकर का प्रावधान किया है। जो लोग जन सेवा में जुटे हैं उन्होंने वो टैंकर के द्वारा लोगों को अब पानी दे रहे हैं। पर मैं उस स्थान पे भी गई थी जहां ये पीने के पानी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। वहां पर सारा आईपीएच विभाग और सभी अधिकारी कर्मचारी सभी वहां पर रात दिन काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उन लाइनों को जोड़ें और पीने का पानी लोगों को उपलब्ध हो। वक्त हो चलो ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक ये देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।